रात का वक्त होता है, शहर सोया हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग जाग रहे होते हैं और उस वक्त काम कर रहे होते हैं नाइट शिफ्ट में। और कभी कभार इन नाइट शिफ्ट्स में इन लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 4 असली हॉरर इंसिडेंट्स जो नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के साथ हुए हैं। अगर आपने भी कभी नाइट शिफ्ट में काम किया हो तो हो सकता है आपके साथ भी कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ हो। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, लाइट कम कीजिए और इन्जॉय करें इन स्टोरीज़ को। हमारी फर्स्ट स्टोरी जो है वो सुफियान ने कराची से भेजी है। तकरीबन कोविड के बाद का टाइम था। उस वक्त सुफियान जो थे वो डे जॉब करते थे अपनी एक बैंक में, और शाम में उन्होंने ऑनलाइन फेसबुक पे एक परफ्यूम का स्टोर खोला हुआ था। उन्होंने सोचा था कि मेहनत करके देखते हैं, अगर चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो अल्लाह मालिक है। इस तरह उन्होंने वो बिज़नेस अपने भाई के साथ शुरू किया। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से फेसबुक का एक पेज बनाया और थोड़ी सी मार्केटिंग की, और इस इंतज़ार में बैठे रहे कि क्या पता कोई भूला पटका मेरा परफ्यूम ऑर्डर कर लेगा। कुछ महीने तक उनका बिज़नेस बहुत रूखा चलता है। किसी महीने 5 ऑर्डर आ जाएं, किसी महीने 10 ऑर्डर आ जाएं, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उनको अपने बिज़नेस में नहीं मिल रहा होता। इतने में अचानक से उनके फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आता है। मैसेज एक बंदे ने किया हुआ होता है जिसका नाम अब्दुल मन्नान होता है। वो कहते हैं कि मुझे परफ्यूम का एक सैंपल भेजो। तो सुफियान जो होता है बोलता है ठीक है, मैं आपको सैंपल प्रोवाइड कर दूंगा, और उनके गिवन एड्रेस पे उनको कहता है कि मैं दिन के टाइम या शाम के टाइम आपके पास वो सैंपल ले आऊँगा। वहाँ से अब्दुल मन्नान साहब जो होते हैं बोलते हैं नहीं, मुझे ये सैंपल रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान चाहिए। जिस पे सुफियान उनको कहता है कि सर ये बहुत ही अनरीज़नेबल किस्म का टाइम है, इस टाइम पे डिलीवरी करना ख़तरे से खाली नहीं है। तो वो भाई साहब आगे से जवाब देते हैं मैं आपको इसका भारी मुआवजा दूंगा। तो सुफियान ये समझ के इस बात को टाल देता है कि ये क्या पता किसी ने प्रैंक करने की कोशिश की हो, या तो मैं अगर वहाँ पहुँचूँ तो मेरे साथ ही कोई सीन हो जाए। ये सोच के सुफियान बैक ऑफ हो जाता है। तो वहाँ से वो बंदा कहता है आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको 10,000 रुपये भेज देता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बताएं। सुफियान उस बंदे को मजाकन अपना अकाउंट नंबर भेज देता है, और थोड़ी देर में सुफियान के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए हैं। ये नोटिफिकेशन देखते ही सुफियान को यकीन नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ही भयानक किस्म का मजाक उसके साथ हो रहा है। वो उन भाई साहब से कहता है कि आपने इतनी अमाउंट क्यों भेजी। तो वो कहते हैं कि मैंने इसलिए भेजी ताकि आपको मेरी सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाए। आप मुझे कल रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान सैंपल प्रोवाइड कर दिएगा। और वो भाई साहब एक एड्रेस ऐसा बताते हैं जो कि डिफेंस के एंड पे बिल्कुल सीव्यू के सामने एक ख़ास सड़क है जो थोड़ी सी सुनसान रहती है। वहाँ पे एक घर जो था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऑलमोस्ट हाफ डन और हाफ अंडर कंस्ट्रक्शन, उस घर का एड्रेस होता है। डिटेल्स मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी हैं ताकि मुझसे लोग ये ना पूछें कि कौन सा घर था, कहाँ था, क्या था। अब वो सुफियान अगले दिन सिर्फ एक सैंपल की बोतल उस एड्रेस पे पहुंचाने जाता है। घर ऐसा होता है कि उसके इर्द गिर्द सारे प्लॉट्स जो है वो खाली होते हैं, और घर जो होता है वो हाफ कंप्लीटेड हाफ कंस्ट्रक्टेड टाइप का होता है। उस सड़क पे ना कोई स्ट्रीट लाइट होती है और वो घर भी बिल्कुल अंधेरे में ढका हुआ होता है। सुफियान उस घर की बेल बजाता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर दोबारा जब बेल बजाता है तो दरवाज़ा खुलता है। अब जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से सिर्फ आवाज़ आती है एक खातून की, आप कौन हैं? तो वो बताता है कि मेरा नाम सुफियान है और मेरी अब्दुल मन्नान साहब से एक ऑनलाइन डिलीवरी के लिहाज से गुफ्तगू हुई है, तो लिहाजा मैं ये सैंपल यहाँ डिलीवर करने आया हूँ। अब इस पूरे इंटरेक्शन में सुफियान ने ना उस खातून का चेहरा देखा होता है और ना ही बकिया जिस्म। सिर्फ एक आवाज़ गेट के पीछे से आती है और घुप अंधेरा होता है। सुफियान को दोबारा डर लगने लगता है कि क्या पता ये कोई अगवा करने का नया तरीक़ा ना हो, लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली दे के वो सैंपल आगे बढ़ाता है। उन खातून का हाथ आता है तो वो ये नोट करता है कि उनके बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, एक नॉर्मल लेंथ से भी ज़्यादा, और लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां होती हैं। वो सैंपल लेती हैं और पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुफियान के थोड़े से पसीने तो छूटते हैं, लेकिन वो फ़ौरन अपनी बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब सुफियान अपनी जॉब पे होता है तो उसको एक बार फिर फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आता है कि आपका परफ्यूम बहुत अच्छा लगा, मुझे इसके तकरीबन 50,000 रुपये के लगभग का ऑर्डर चाहिए। सुफियान को ये मैसेज देख के यकीन नहीं आता।
उसके तो वहमो गुमान भी नहीं होता कि कोई बंदा उससे इतना परफ्यूम ऑर्डर करेगा। वो कहता है कि इतना माल तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे तकरीबन 3 दिन दें तो मैं ये सारी बॉटल्स आपके पास तैयार करके भेज दूँगा। लेकिन सुफियान एक बार फिर चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है कि अगर इसकी भी पेमेंट मुझे एडवांस में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और फिर देखते ही देखते दोबारा एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए हैं। सुफियान इस बार इस मैसेज को देख के बहुत खुश होता है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता। उसको लग रहा होता है कि अल्लाह ने आखिर इसका हाथ पकड़ ही लिया है और उसका बिजनेस चल उठा है। वो 50,000 रुपये की मालियत के माल को तैयार करता है। उसमें उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। परफ्यूम ख़रीदना, एक जगह से बॉटल्स ऑर्डर करना, एक जगह से उनके स्टिकर्स ऑर्डर करना, उनकी पैकेजिंग बनाना। और फिर वो जब ये नोट करता है कि ऑर्डर बहुत बड़ा है, बाइक पे नहीं आ पाएगा, तो वो और उसका भाई अपनी पुरानी गाड़ी निकालते हैं, उसमें ऑर्डर डालते हैं। उनका प्लान ये होता है कि दोनों जाएंगे वहाँ, एक बंदा गाड़ी में बैठा रहेगा, एक बंदा उस घर में वो डिलीवरी कर देगा। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो वही होते हैं कि रात 12 से 1 के दरमियान आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। अब ये दोबारा अपनी पुरानी गाड़ी में वो सामान डाल के जब उस एड्रेस पे पहुँचते हैं तो सुफियान का भाई उसको सारे कार्टन पकड़ाता है। सुफियान वहाँ जाके जब बेल बजाता है तो अंदर से फिर एक खातून की आवाज़ आती है कि कौन? सुफियान कहते हैं कि मैं डिलीवरी करने आया हूँ परफ्यूम की। यह सुन के दरवाज़ा खुलता है और फिर 2 पतले पतले लंबे नाखून वाले हाथ आते हैं। लेकिन जब वो कार्टन उन दोनों हाथों में पकड़ाता है तो वो उस कार्टन को इस तरह पकड़ती हैं जैसे उसमें कोई वज़न है ही नहीं। ये देख के सुफियान चौंक जाता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीज़ें अजीब सी हैं। उसकी छठी ऐसे उसको यही कह रही होती है, लेकिन वो सिर्फ अपने बिजनेस को नया नया चलते हुए देखते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो डब्बे वो दोनों हाथ अंदर लेके जाते हैं और इस बार सुफियान पूरी कोशिश करता है कि उसकी सिर्फ एक झलक पड़ी है उस औरत पे और वो उनको देख ले, क्योंकि उसको अब तजस्सुस हो रहा होता है कि ये कौन औरत है। लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुफियान अपनी गाड़ी में बैठता है और उसका भाई गाड़ी चला देता है। वापसी रास्ते में जब सुफियान का भाई उससे पूछता है कि ये बात अजीब सी नहीं है कि रात के इस टाइम पे परफ्यूम की डिलीवरी करवाते हैं ये लोग, और इस औरत को हमने अभी तक नहीं देखा। इस पे सुफियान उस बात को टालते हुए कहता है, क्या पता ये औरत पर्दा करती हो, हमें सिर्फ अपने माल को डिलीवर करना है, पैसे लेने हैं और ज़्यादा सवालात नहीं करने। एंड ऑफ स्टोरी। ये कहते हुए दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इस तरह उनके पास मज़ीद 2 से 3 ऑर्डर आते हैं और हर ऑर्डर पिछले ऑर्डर से बड़ा होता है और देखते ही देखते इनके पास अच्छी आमदनी आना शुरू हो जाती है। अब उन्होंने एक छोटी सी दुकान लेके अपना सेटअप भी शुरू कर दिया होता है। इनके मेन कस्टमर्स ही यही होते हैं और ये हर दूसरे या तीसरे दिन इनसे ऑर्डर मंगवाते हैं। सुफियान ने अपने भाई को इस काम में पूरी तरह से लगा दिया था और वो भी बैंक से जल्दी फारिग होने के बाद अपने काम में ही तवज्जो देता था। उसको ये लग रहा था कि मेरे पास यही मौका है कि मैं कुछ कर सकूं। जब इनके पास ऑर्डर आता है तो सुफियान के भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इस बार हम क्या करेंगे कि मैं पीछे मोबाइल लेके खड़ा रहूँगा, तुम जब वो ऑर्डर दे रहे होगे तो मैं अपने फ्लैश से एक तस्वीर खींच लूँगा। जिस पे सुफियान बहुत नाराज़ होता है, कहता है कि ऐसी घटिया हरकत नहीं करना। जिस पे सुफियान का भाई हंस के बात को टाल देता है। अब क्या होता है कि वो अपना ऑर्डर लेके उस घर की तरफ जाते हैं और वैसे ही उसी टाइम पे 12 से 1 के दरमियान वो अपनी गाड़ी को उस घर के सामने पार्क करते हैं। अब सुफियान का भाई गाड़ी इस तरह पार्क करता है कि गाड़ी उस घर को फेस कर रही होती है। सुफियान ऑर्डर उठा के आहिस्ता आहिस्ता उस घर के बाहर रख रहा होता है और बेल बजा देता है। अंदर से फिर आवाज़ आती है तो सुफियान कहता है कि ये ऑर्डर मैं लेके आ गया हूँ। अब जब दरवाज़ा खुलता है तो सुफियान का भाई एक बहुत ही बचकाना किस्म की हरकत करता है। वो गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन कर देता है। अब जब गाड़ी की हेडलाइट्स दरवाजे पे पड़ती हैं तो वो ये देखते हैं कि वो औरत तकरीबन 8 फीट की होती है। उसके बहुत लंबे लंबे और पतले पतले बाल घुटनों तक आ रहे होते हैं। उसकी बहुत बड़ी आंखें होती हैं, पतला सा चेहरा होता है और बहुत लंबा चेहरा होता है। उसकी गर्दन भी बहुत पतली होती है, पतले पतले हाथ, पतली पतली टांगें होती हैं। उसने एक स्लीवलेस कुर्ता और शलवार पहनी हुई होती है। उसके पैर के नाखून भी बहुत बड़े होते हैं और उसका रंग सफ़ेद होता है, जैसे कि अंदर से खून है ही नहीं। जैसे ही हेडलाइट पड़ती है वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दरवाज़ा बंद होता है और अंदर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। सुफियान ये मंजर देखते ही उल्टे कदमों भागता है, गाड़ी में बैठता है, अपने भाई को बहुत बुरा भला कहता है। वो कहता है कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की है। तो उसका भाई भी ये मंजर देख के खौफज़दा हो चुका होता है
अब उन दोनों भाइयों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये इंसान नहीं है। वो फ़ौरन अपनी गाड़ी भगाते हैं। आगे जाके जब वो अपनी गाड़ी रोकते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड दूर बैठा होता है। वो इन दोनों भाइयों के करीब आता है और वो कहता है कि क्या हुआ है भाई साहब, आपने बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाई है वहाँ से, सब खैरियत तो है? तो वो दोनों भाई उसके कोई जवाब नहीं देते। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैंने अक्सर नोट किया है कि आप लोग रात को हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ आते हैं, ये क्या मामला है? तो सुफियान का भाई उस सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि हम लोग यहाँ डिलीवरी करने आते हैं, लेकिन हमें अब यकीन हो गया है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। जिस पे सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग यहाँ आते क्यों हैं। ये घर तो सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता और ना ही ये घर बिकता है और ना ही हमें पता है कि ये घर है किसका। इस घर का मालिक कौन है किसी को नहीं पता। बहुत ही अरसे से ये घर आधा कंप्लीट हुआ पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द कोई जाता भी नहीं है। और क्या होता है कि जब भी कोई इस घर के इर्द गिर्द खाली प्लॉट ख़रीदने की कोशिश करता है, डील होते होते कैंसिल हो जाती है किसी ना किसी वजह से। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। वो दोनों भाई अपने घर जाते हैं और वो मामला जो होता है इनके दिमाग में काफ़ी अरसे तक रहता है। वो औरत जो होती है काफ़ी अरसे तक सुफियान और उसके भाई के आंखों के सामने रहती है। सुफियान ये भी बताते थे कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था और कमरे में थोड़ा सा अंधेरा होता था तो मुझे वो औरत नज़र आती थी। इस वजह से वो कुछ अरसे सो भी नहीं पाए और फिर इन्होंने नींद की गोलियां भी लेना शुरू की। अब्दुल मन्नान का दोबारा कभी इनको मैसेज नहीं आया और जब इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की फेसबुक से तो वो प्रोफाइल ही डीएक्टिवेटेड आ रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुफियान और उसके भाई का परफ्यूम का जो बिज़नेस होता है वो बुरी तरह ठप पड़ जाता है। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ज़ाहिरी बात है, एक सेल्स का बड़ा चंग जो था वो अब्दुल मन्नान की तरफ से ही आता था, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास काफ़ी ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। उस वाक़े के बाद से इनका बिज़नेस नहीं संभल सका। ऑर्डर्स दिन ब दिन कम होते गए और विद इन 1 मंथ इनका बिज़नेस ख़त्म हो गया। ये हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है ये हम जो हमारे सेंडर हैं उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मेरा नाम सलमान मसीह है। मेरा ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से। कराची के एक बड़े हॉस्पिटल में मैं वार्ड बॉय हूँ और मेरी ज़्यादातर ड्यूटी जो लगती है वो नाइट शिफ्ट में लगती है, यानी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे या रात 8 बजे से सुबह 8 बजे। कुछ लोग जिनको पता नहीं है कि वार्ड बॉय करते क्या हैं, वार्ड बॉय हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, जिसमें उनके यूरिन बैग चेंज करने से उनका कैथेटर लगाना, ड्रिप्स लगाना, उनको क्लीन करना, उनको खाना खिलाना, उनके बेड्स की सफाई करना और इस तरह के जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नॉर्मल लोगों को कराहत आती है, वार्ड बॉयज़ जो हैं अपनी ये ड्यूटी बहुत फ़ख्र से अंजाम देते हैं। इसी तरह मैं तकरीबन 8 साल से एक वार्ड बॉय हूँ। अब रात को अक्सर ये होता है कि लोग हुनूदगी में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो काम का प्रेशर कभी कभार कम होता है। उसी तरह एक रात की बात है, मैं अपने रेस्टिंग रूम में ठहरा हुआ था, लेटा हुआ था, अपने राउंड से कंप्लीट करके आया था। मुझे दोबारा कॉल आती है, मैं दोबारा जाता हूँ। एक पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल होती है, उनका एडल्ट डायपर बदलना था। मैं उनका डायपर वगैरह चेंज करके दोबारा आके लेटा था, तो मुझे थोड़ी सी गनूदगी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा 5 मिनट बस अपनी आँख बंद कर लेता हूँ। मैं एक सीट पे बैठा हुआ था, मैंने अपनी आँख थोड़ी देर के लिए बंद की होगी। एक खटकने की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है। उस कमरे में सिर्फ मैं ही था उस वक्त और सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। खटकने की आवाज़ पे जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कोने में एक साया नुमा चीज़ है। अब मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, तो मैं इसको इग्नोर करता हुआ कमरे की लाइटें खोल देता हूँ, तो वाज़े हो जाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं इस वाक़े को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करता हुआ और अपना वहम समझता हुआ अपने रूम से वापस जाता हूँ बाहर और अपनी ड्यूटी दोबारा अंजाम देना शुरू हो जाता हूँ। ये हुई पहली रात की बात। उसके बाद अगली रात को इसी तरह मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता हूँ और अपने कमरे में आके तकरीबन 3 या 4 बजे का वक्त होगा, मैं उस वक्त आके अपनी सीट पे बैठता हूँ और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ। फिर से एक खटकने की आवाज़ आती है, मेरी आंख फिर खुलती है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी नींद बहुत कच्ची है, मेरी आंख बहुत जल्दी खुल जाती है। मेरी आंख जब खुलती है तो मैं देखता हूँ कोने में एक साया मंडला रहा होता है। ये साया हिल रहा होता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो होती है। जब मैं गौर करता हूँ तो वो साया एक इंसान की शेप का होता है, जैसे उसके 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, एक सर है, लेकिन वो है एक साया। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, मेरा वहम नहीं है। मैं जल्दी से भाग के लाइटें ऑन करता हूँ, देखता हूँ वहाँ कुछ नहीं होता। फ़ौरन रूम से बाहर निकल जाता हूँ
और उसके बाद मैं पूरी रात भर कमरे में दोबारा नहीं जाता। इस तरह से मेरी नाइट शिफ्ट चलती रहती हैं। फिर एक रात को मैं एक प्राइवेट वार्ड में जाके चेकअप कर रहा था एक पेशेंट का कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसके साथ साथ और भी कुछ पेशेंट्स थे जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने पूरी की। अब जब मैं उस वार्ड से मुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि एक पेशेंट जो है कोने में, उसका बेड खाली है। और वो पेशेंट को मैं ढूंढने निकलता हूँ। मैं देखता हूँ कि पेशेंट जो है हक्का बक्का चीज़ को देख रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मैं जब मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि उसके सामने एक साया था। अब मैं जब फ़ौरन पेशेंट के पास जाता हूँ, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ठीक हैं, तो वो पेशेंट कोई जवाब नहीं देता। इतना गुनूदगी में होता है, इतनी दवाइयों के असर में होता है। मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ, वो बिल्कुल साकित खड़ी होती है और थोड़ी देर में मेरी नज़रों से ओझल हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मैं ये वाक़या देखने के बाद अपना सर पकड़ लेता हूँ, उस पेशेंट को लेटाता हूँ और बाहर निकलता हूँ सिगरेट पीने। मेरे साथ में एक और वार्ड बॉय भी था जिसको मैंने पूरा वाक़या बताया। तो उस वार्ड बॉय ने ये कहा कि क्या पता किसी की रूह हो, क्योंकि हम क्रिश्चियंस में सोल्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी रूहें जो हैं हमारे मरने के बाद भी दुनिया में फिरती हैं। तो उसने ये कहा कि माइट बी कि ये किसी की रूह है जो भटक रही है। इस तरह की बातें करते हुए हमारा वक्त बीत जाता है, उसमें हम लोग हंसी मजाक भी कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाता हूँ। कुछ अरसे बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती हैं। मैं उस साय को दोबारा नहीं देखता। अपनी ड्यूटीज़ हस्बे मामूल में पूरी करता हुआ अपने रूम में आके थोड़ी देर लेटता हूँ। रूम पूरा खाली होता है, तकरीबन 2:30 बज रहे होते हैं। मेरी आंख लग जाती है। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। अचानक से फिर से खटकने की आवाज़ आती है जैसे मुझे पहली बार आई थी। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों हाथ जो हैं मैं हिला नहीं पा रहा, मैं अपनी टांगें नहीं हिला पा रहा और ना कुछ बोल पा रहा हूँ, सिर्फ अपनी आंखें खोल के देख रहा हूँ। और वो चीज़, वो साया, वो जो भी थी, वो मेरे बिल्कुल मुंह के सामने है और वो और करीब आती जा रही है। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के सामने ऐसे जोड़ा हुआ था, बीच में कुछ ही इंचेस का फासला था। मैं इतना डर गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुंह से आवाज़ नहीं आ रही, हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हाथ हिल नहीं रहे हैं। जिस समय ऐसा था जैसे बिल्कुल अकड़ा हुआ था। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होती हैं और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं बिल्कुल सही होता हूँ, ना वो चीज़ मेरे आसपास होती है और सुबह फजर के बाद हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो चुकी होती है। मेरे हाथ पाँव सब हिल रहे होते हैं। ये पूरी आप बीती जब मैं अपने दूसरे वार्ड बॉय दोस्त को बताता हूँ तो वो मुझ पर हंसता है। वो कहता है कि पागल, तुम्हारे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ है। उसमें यह होता है कि बंदा आंखें तो खोल लेता है लेकिन फिर भी एक ख्वाब जैसी कैफियत होती है। तुम गारंटी से बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि तुमने जो देखा था वो सच था या ख्वाब था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो भी चीज़ थी उस वक्त, उस मोमेंट में, वो इतनी सच थी कि मैं उसको झुठला नहीं सकता। स्लीप पैरालिसिस बेशक हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी एंटिटी थी उसने मेरे साथ वो किया था। लेकिन उस चीज़ ने मज़ीद मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया ये मुझे आज तक नहीं पता। उसके बाद से मैंने अपने सुपरवाइज़र को कह दिया है कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा। उल्टे सीधे बहाने बना के मैंने डे शिफ्ट स्टार्ट कर दी। उसके बाद से शुक्र है कि मुझे कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बशीर की है। बशीर एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और उनकी पोस्टिंग एक बैंक के अंदर हुई थी जिसकी एक ब्रांच है सदर कराची में। वहाँ ये शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते थे नाइट शिफ्ट में। इनका काम ये होता था कि जब पूरा स्टाफ क्लोजिंग करके बैंक से निकल जाए तो ये वहाँ पे बैठ के ड्यूटी करेंगे अपनी, जिसमें सारी चीज़ों पे नज़र रखना होता था। अब उस टाइम पे आप देखें कि अगर आपकी ड्यूटी है नाइट की और आपके पास कुछ करने को नहीं होता तो अमूमन आप टीवी लगा लेते हो, थोड़ा सा रेडियो सुन लेते हो, घर पे बात कर लेते हो और फिर वहीं सो जाते हो। ये एक मशहूर बैंक की एक मशहूर ब्रांच है ये, और काफ़ी पुरानी ब्रांच है। अच्छा, मैं आपको उस ब्रांच का नक्शा भी खींच देता हूँ। ये ग्राउंड +2 की ब्रांच है। नीचे एक फ्लोर है, फिर एक फ्लोर है, फिर ऊपर एक फ्लोर है, उसके ऊपर छत है जहाँ पे ब्रांच का जनरेटर रखा हुआ है। अब एक रात होता ये है कि बशीर अपनी नाइट ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त तकरीबन रात के 1-1:30 बजे उनको वॉशरूम जाना होता है। तो जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत मोटा काला सांप वॉशरूम में मंडला रहा है। अब ये फ़ौरन देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं वॉशरूम से। थोड़ी देर बाद जब वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। अब जब सुबह स्टाफ आता है, उनसे जिक्र करते हैं तो स्टाफ इनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये आपने कोई नशा वशा किया होगा, या उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। फिर एक रात को ये होता है कि बशीर अपने मोबाइल पे गाने सुन रहे होते हैं और रात का वक्त होता है, तकरीबन 2-3 बज गए होते हैं। उनको ऊपर वाले फ्लोर से छन छन की आवाज़ें आती हैं। एक पल के लिए तो ये भी लगता है कि कोई पायल पहन के चल रहा हो। अच्छा, बशीर को इतना पता होता है कि क्योंकि ये मार्केट एरिया की ब्रांच है
वो क्या पता ये आवाज़ें इधर उधर से आ रही हों। वो दोबारा अपने गाने सुनने बैठ जाते हैं। फिर उनको आवाज़ आती है छन छन की, और इस बार काफ़ी तेज़ होती है और ऐसा लग रहा होता है कि कोई पायल पहन के बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तो उनको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो बताते हैं कि वो इतना ठंडा था कि उनके दांत बच गए, उनको छींकें आना शुरू हो गई। वो फ़ौरन दौड़ के नीचे आ जाते हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि कहीं वहाँ पे एसी तो नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में ये बात पता चलती है कि वहाँ पे जो एसी लगा हुआ है वो काफ़ी अरसे से ख़राब है और वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। फिर एक रात को ब्रांच की लाइटें बंद हो जाती हैं। अब उमूमन ये मसला होता था क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से लाइटें बंद हो जाती थी, तो उस वक्त बैकअप जनरेटर है वो थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता था ताकि आपका एटीएम जो है उसकी यूसेज में खलल ना आए, यानी किसी किस्म का ब्रेक ना आए। अगर लोग यूज़ करने आए एटीएम तो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ फेस ना करनी पड़े, इसलिए बैकअप जनरेटर जो होता था वो ऑन हो जाता था। अब बैकअप जनरेटर उस वक्त ऑन नहीं होता, उसमें कोई ख़राबी आ जाती है। बशीर छत की तरफ जाते हैं चेक करने। जैसे ही वो छत पे पहुंच के जनरेटर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको फिर से वो छन छन की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो अपना मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन उनको ये गारंटी से पता होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भाग के नीचे आ जाते हैं। उनके साथ इस तरह के वाक़यात रोज़ होना शुरू हो जाते हैं और इत्तेफाक से होता ये है, एक दिन एक कस्टमर आता है ब्रांच में, तो वो बशीर की बातें सुन लेता है। बशीर ब्रांच के स्टाफ को बता रहा होता है कि कैसे मुझे एक पायल की आवाज़ें आती हैं और एक औरत नुमा कोई चीज़ मैंने छत पे देखी है। ये चीज़ें सुन के वो कस्टमर बोलता है, क्योंकि वो मार्केट में काफ़ी अरसे से था, वो कहता है कि 1970s में यहाँ पे एक बहुत गंदी आग लगी थी। उस आग ने काफ़ी इमारतों को नुकसान पहुँचाया था और काफ़ी इमारतें बिल्कुल भस्म हो गई थी। उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ख़वातीन ऊपर रहा करती थी और वो ख़वातीन हिंदू थी, तो इसलिए वो उनका रिवाज था पायल वगैरह पहनना, तो उन सब औरतों की मौत हो गई थी। ये बात जब वो बशीर सुनता है तो वो चौंक जाता है और उसके बाद से बशीर जो होता है वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है। बशीर यही कह रहा था कि मुझे ज़िंदगी भर इतना खौफ नहीं आया जितना खौफ मैंने उस छत पे महसूस किया था। अगर मैं उस दिन नीचे नहीं भागता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हमारी अगली कहानी भी जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की है जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी परफॉर्म करते थे। इन्होंने अपना नाम साकिब बताया है और ये 2001 में मनीला फ़िलीपींस गए थे नौकरी की तलाश में, और वहाँ उनको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी नाइट शिफ्ट में एक मॉल के अंदर। अब उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड किस्म की बात ये बताई थी कि फ़िलीपींस के कल्चर में बहुत अजीब सी चीज़ है कि जो ये डिस्प्ले के लिए मैनिक्विन्स जो होते हैं जिन पे कपड़े सजा के शॉपकीपर्स जो हैं वो नुमाइश करते हैं कि कपड़े कैसे हैं और कपड़े आप पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। वो जो मैनिक्विन्स होते हैं, वो जो डॉल्स होती हैं, रात के टाइम पे जितने भी फिलिपीनी थे वो उन सारे मैनिक्विन्स पे, उन सारी डॉल्स के सर पे छोटे छोटे रुमाल या चादरें डाल देते थे। पूरी मैनिक्विन पे नहीं, सिर्फ उनके सर पे। अब अगर आप लोगों से पूछते हैं तो हर बंदे की मुख्तलिफ राय थी। कोई कहता था कि रात के टाइम पे ये पुतले जिंदा हो जाते हैं और वो महसूस करते हैं और वो इधर उधर देखते हैं और इधर उधर हिलते हैं, इसलिए इनके सर पे अगर हम कपड़ा डाल देते हैं तो जब ये रात को आँख खोलते हैं तो उनको सिर्फ अंधेरा नज़र आता है और ये हरकत नहीं करते। अब ये वहाँ के कल्चर का पार्ट है। जिस तरह हम लोग यहाँ मानना है कि कैंची चलाने से फसाद हो जाता है, डिफरेंट किस्म के सुपरस्टिशंस जो हैं उनके कल्चर में भी हैं। अब रात के टाइम पे मॉल बिल्कुल खाली सन्नाटा, सिर्फ एसी चल रहा है हल्का सा, लाइटें बंद हैं। उनकी ड्यूटी जो थी वो ये थी कि उनको हर फ्लोर का चक्कर लगाना होता था, थोड़ा सा रेस्ट लेना होता था, फिर दोबारा हर फ्लोर का चक्कर लगाना होता था, क्योंकि कभी कभार कुछ शरारती किस्म के जो लड़के लड़कियां थे वो मॉल में छुप जाया करते थे और रात भर फिर उल्टी सीधी हरकतें करके कभी चोरी भी करते थे या कभी कुछ और भी कर सकते थे। तो उस टाइम पे इतनी जिद्दत नहीं थी कि हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर हो रहा हो, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये बात बहुत कॉमन थी कि हर मैनिक्विन के सर पे चादर डली हुई है या रुमाल डला हुआ है। वो बताते हैं कि एक फ्लोर से वो गुजर रहे थे कुछ दुकानों पे टॉर्च मारते हुए। उनको महसूस होता है कि एक मैनिक्विन जो है उसने अपना सर हिलाया है। वो ये भी कहते हैं कि देखिए मेरा वहम भी हो सकता है क्योंकि मैंने इतनी कहानियाँ सुन ली थी उस वक्त कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई थी। अब वो दोबारा एक और फ्लोर पे जब जाते हैं तो गुजरते हुए उनको दोबारा महसूस होता है कि एक और मैनिक्विन या डॉल जो है वो अपना सर हिला के इनको देख रही है। अब जब ये पीछे मुड़ के लाइट मारते हैं तो वो मैनिक्विन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। ये देख के वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह वो फ्लोर बाय फ्लोर राउंड मार रहे होते हैं
दोबारा उनकी नज़र एक मैनिक्विन पे पड़ती है जिसका मुंह मुड़ा हुआ होता है पूरा कम्प्लीटली 360, यानी सर जो होता है, आंखें वो पीठ की तरफ होती हैं। उनको थोड़ा ताज्जुब होना शुरू होता है। वो हिम्मत करके ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ते हैं वहाँ का राउंड मारने के लिए। उनको फिर वही चीज़ महसूस होती है, एक और मैनिक्विन मुड़ के इनको देख रहा होता है और इस बार उसके मुंह पे कोई चादर नहीं होती। वो ये देखते हैं और उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचता है कि क्या पता ये मैनिक्विन जो है इस पे चादर डालना रह गई हो। नीचे पड़ी हुई एक चादर उसके सर पे डाल देते हैं। अब वो दोबारा जब मुड़ के जा रहे होते हैं तो उनको चादर गिरने की आवाज़ आती है। फ़ौरन से वो जब अपनी लाइट लेके पीछे मुड़ते हैं और उस मैनिक्विन पे मारते हैं तो उस मैनिक्विन के सर से चादर गिरी हुई होती है। वो ना आओ देखते ना था, फ़ौरन भाग जाते हैं। फ़ौरन भाग के अपने गार्ड स्टेशन में जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है वहाँ आके बैठ जाते हैं, दरवाज़ा लॉक करके। वज़ू करके नमाज अदा करते हैं, आयतुल कुर्सी का वर्त करते हैं और सिर्फ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फ़जर जैसी हो, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो तो वो वहाँ से निकलें। ये वाक़या उनके साथ होता है। फिर वो अपनी ड्यूटी को चेंज करवा लेते हैं और इस बार जब उनकी ड्यूटी लगती है तो वो भी नाइट शिफ्ट में होती है। एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तकरीबन 25-30 माले की, उस पे उनकी ड्यूटी लगती है। उनका मेन काम यही होता है कि जो बिल्डिंग में सामान पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसकी रखवाली करना और बिल्डिंग में वक्तन फ़वक्तन राउंड मारते हुए सारे फ्लोर्स पे चेक करना कि कोई ड्रग एडिक्ट या कोई टीनेजर्स आके वहाँ मस्ती ना कर रहे हैं। एक दिन वो टॉप फ्लोर पे थे, सिगरेट पी रहे थे, तकरीबन रात के 3-3:30 बज रहे होंगे। वो नीचे जब देखते हैं तो एक गाड़ी होती है जो उस बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, झाड़ियों के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं थी। अब वो जब गाड़ी आके रुकती है तो गाड़ी में 2 बंदे होते हैं। वो अपनी डिग्गी खोल के चादर में लिपटी हुई एक चीज को पकड़ते हैं। एक बंदा एक कोने से पकड़ता है और दूसरा बंदा दूसरे कोने से पकड़ता है। अब देखने में वो ऐसा लग रहा था कि कोई डेड बॉडी है। ये मंजर वो पूरा ऊपर से देख रहे होते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। वो दोनों बंदे उस बॉडी को जो चादर में लिपटी हुई थी लेके आ रहे होते हैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। तो बिल्डिंग का एक पार्ट ऐसा होता है कि अगर आपने वहाँ कोई चीज़ फेंक दी और ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाएगी। अब ये फ़ौरन हरकत करते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि मुझे ये चीज़ रोकनी है, लेकिन उनके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि ये लोग ख़तरनाक ना हो। तो वो जैसे ही नीचे भागते हुए जाते हैं शोर मचाते हुए, तो वो देखते हैं कि ना वो 2 बंदे हैं, ना उनके पास कोई बॉडी है और ना वहाँ कोई गाड़ी है। बिल्डिंग के चारों तरफ छान मारते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, कोई नहीं होता वहाँ पे। दोबारा छत पे जाते हैं, दोबारा नीचे देखते हैं जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी, ना गाड़ी होती है ना बंदे होते हैं। आज तक वो जिस उलझन को नहीं सुलझा पाए कि आखिर उन्होंने उस रात को क्या देखा था, क्या उनका वहम था, और अगर वहम था तो इतना ताकतवर वहम कि आपको सच और झूठ में फ़र्क ही ना बता पाए। आज की एपिसोड ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताऊंगा कि जो हमारे ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और सिर्फ नाइट शिफ्ट में नहीं, जो संडेज़ में भी काम करते हैं और जो त्योहारों के दिनों में भी काम करते हैं, जब पूरा शहर या पूरा मुल्क उन त्योहारों को एंजॉय कर रहा होता है अपने घर वालों के साथ, ये अपने घर वालों से दूर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप हॉस्पिटल जाएँ, त्योहारों में जाएँ, छुट्टियों में जाएँ, आपको वहाँ स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर्स हों, वार्ड बॉयज़ हों, नर्सेज हों। तो ये बात बड़ी एक सराहने वाली है कि इनकी ड्यूटी बहुत मुश्किल है और अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। और इसी मैसेज पे मैं आज की एपिसोड एंड करूँगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा कुछ इसी तरह की स्टोरीज़ के साथ।